Today we are going to discuss about the black body radiation. So black body radiation से पहले हमें ये समझना होगा कि black body की का मतलब क्या है। कि black body एक ऐसी बॉडी है जब भी उस पर कोई रेडिएशन गिरते हैं तो वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इट कैन एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन एंड इट कैन एमिट आउट ऑल रेडिएशन। जब भी वो एब्जॉर्ब करती है, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर वो जो है वो टेम्परेचर की वजह से वो इमिशन करती है। और ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होते हैं ये ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, दे डज़ नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। और ये होता है कि इसमें ट्रांसमिशन नहीं होती, ट्रांसमिट नहीं करते ये फर्स्ट पॉइंट है। और दूसरी पॉइंट ये है कि रिफ्लेक्शन भी नहीं होती। परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो होती है वो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती, सारे के सारे जब उस पर गिरते हैं कि वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और ये होती है कि कोई ब्लैक बॉडी जो है परफेक्ट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम जो स्टार्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि दे आर जस्ट लाइक अ परफेक्ट ब्लैक बॉडीज़। और जब भी आप देखेंगे कि एक जो एक्सपेरिमेंटल जो हम जो है वर्ल्ड में हम बना सकते हैं ब्लैक बॉडी, वो ये एक हमारी हाइपोथेटिकल ब्लैक बॉडी है जिसमें अंदर एक जस्ट लाइक ये एक जो है यहाँ पे शेप है। जब इंसिडेंट रेडिएशन जब इस पर गिरता है तो वो सारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर मल्टीपल रिफ्लेक्शन अंदर होती है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से वो आपके सारे के सारे उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और एब्जॉर्ब होने से वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। फिर टेम्परेचर जब इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर वो उसमें से रेडिएशन इमिट हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हम इन जो ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है इसका हमें जो है इनको हमें पढ़ना है। ये जो हीट रेडिएशन ब्लैक बॉडी इमिट करती है, ठीक है, उनको उनकी नेचर समझने के लिए हमें जो है कुछ लॉज को देखना होगा। और वो लॉ सबसे पहले वो स्टेफन लॉ है जिसने ये बताया कि जो एनर्जी इमिट होती है ब्लैक बॉडी के सरफेस में से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर टू द फोर्थ पावर। तो ये जो है यहाँ पे ये जो सिग्मा है दिस इज़ स्टेफन कांस्टेंट, इट इज़ सर्टेन वैल्यू। और ये जो है ई जो है यहाँ पे एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया ऑफ द ब्लैक बॉडी। जो एनर्जी इमिट हो रही है या ऐसा समझें कि पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ द ब्लैक बॉडी, जो पावर हमारा इमिट होता है ब्लैक बॉडी में से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। टी इज़ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। उसके बाद जो है सेकंड जो लॉ है वो है वीन्स लॉ, ठीक है। तो वीन्स लॉ जो है इसमें यह है कि जो वेवलेंथ जिस पे मैक्सिमम एनर्जी इमिट होती है उस वेवलेंथ को हम लैम्डा मैक्सिमम कहते हैं, लैम्डा एम कहते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो लैम्डा मैक्सिमम जो होगी वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इसका कर्व भी बना हुआ है, अगर हम लैम्डा मैक्सिमम यहाँ पे रखें, लैम्डा यहाँ पे रखें और एनर्जी यहाँ पे रखें, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट टेम्परेचर ये है तो ये इसकी पीक फॉर एग्जांपल लैम्डा मैक्सिमम यहाँ पे है। ये फॉर एग्जांपल अगर कम टेम्परेचर है T1 और अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो उसकी जो ये लैम्डा मैक्सिमम है दैट विल बी शार्टर एंड शार्टर। तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाता है वैसे वैसे आपका लैम्डा मैक्सिमम जो है वो शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड्स द शार्टर वेवलेंथ। तो टेम्परेचर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो जो टेम्परेचर होता है ब्लैक बॉडी का, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाता है तो उसका कलर जो होता है ब्लैक बॉडी का वो चेंज होता जाता है, ठीक। उसके बाद है प्लैंक्स लॉ। प्लैंक्स लॉ जो है वो जो है पहले ये जो हम करके आए हैं इसमें ये था कि ब्लैक बॉडी जो होती है वो इमिट करती है कंटिन्यूसली, जो रेडिएशन होते हैं जो एनर्जी इमिट होती है वो कंटिन्यूस है, ठीक है।
लेकिन उसके बाद जो आइंस्टाइन है उस जो था, जब फोटॉन का कंसेप्ट आया था, तो उसके बाद जो ये प्लैंक लॉ था उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता, ब्लैक बॉडी जो होती है वो कंटिन्यूस इमिट नहीं करती, बल्कि वो जो इमिट करती है डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ जो है जिसको हम कहते हैं क्वांटा, उसमें लाइट इमिट करती है, जो रेडिएशन इमिट होते हैं। तो जो इमिट रेडिएशन होते हैं देट आर इमिटेड इन बंडल्स ऑफ एनर्जी। तो एक बंडल इस तरह हो सकता है इंटीजर्स, 2 बंडल्स हो सकते हैं, 3 बंडल्स हो सकते हैं। क्यों ये इतने इमिट कर सकती है या एब्जॉर्ब कर सकती है? क्योंकि जो ब्लैक बॉडी के जो एटम्स हैं, वो एटम्स जो होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है जो वो या तो 1h न्यू हो सकती है, 2h न्यू, मतलब जो होते हैं वो एटॉमिक ऑसिलेटर्स के बने होते हैं। तो एटॉमिक ऑसिलेटर दे एटम्स वर्क एज अ एटॉमिक ऑसिलेटर, और एटॉमिक ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो ऐसा नहीं होता कि कंटिन्यूस एनर्जी इमिट कर सकते हैं या वो कंटिन्यूस एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दे जस्ट एब्जॉर्ब सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दे आल्सो इमिट सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। नहीं तो अगर हम कंटिन्यूस एनर्जी को इमिट करेंगे कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी का कंसेप्ट आता है कि कोई भी बॉडी जो है वो इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट आउट कर सकती है और एब्जॉर्ब कर सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि प्लैंक लॉ जो है वो डिफ़ाइन करता है एनर्जी, जो रेडिएशन होते हैं फ्रॉम द ब्लैक बॉडी, वो परफेक्ट जो है वो उसमें से डिस्क्राइब करता है। उसके बाद है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में ये होता है कि जब भी आप कोई लाइट शाइन करते हैं किसी सरफेस पे, जैसे ये सरफेस है, ये लाइट हम इमिट कर शाइन करवा रहे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं, इसको कहते हैं हम फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। सबसे पहले इसको हर्ट्ज़ ने जो है वो डिस्क्राइब किया था, और उसके बाद जो है आइंस्टाइन ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी कि लाइट जो है जब हम पार्टिकल कंसीडर करेंगे तभी हम इसको जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड आउट। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इमिटेड आउट व्हेन यू कंसीडर लाइट एज अ वेव। जब लाइट को आप वेव कंसीडर करेंगे तो तब आपका जो है इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, क्योंकि जस्ट इट विल ऑसिलेट द इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑसिलेट होगा, इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इमिटेड आउट। अब ये है कि लाइट, सबसे पहले तो इसमें एक्सपेरिमेंट में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसमें हम लाइट को पार्टिकल कंसीडर करते हैं, ठीक है, और हम ये कहते हैं, दूसरा ये, और पार्टिकल का मतलब है कि फोटॉन, और दूसरा ये कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज़ रिक्वायर्ड टू एमिट आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। तो कम से कम एनर्जी आपको चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और वो एनर्जी जो होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं फ्री थ्रेशोल्ड एनर्जी, और कम से कम इसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इस लाइट की, और उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर उस फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो आपका जो करंट है यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट विल नॉट बी इमिटेड आउट, तो इलेक्ट्रॉन उसमें से इमिट आउट नहीं होंगे, ठीक। तो जो आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था कि लाइट इज़ अ डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनर्जी, तो वो यूनिट्स जो होते हैं वो ही इमिट आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और ये कि पहले ये समझा जाता था कि जब लाइट जो है वो वेव है, तो वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है जब इंक्रीज़ होता है तो उसकी एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है, और जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। लेकिन बाद में ये जब एक्सपेरिमेंटली मालूम किया गया कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आप कितनी भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज़ करें, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्ज़र्व किया गया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इमिट आउट कर रहे हैं इस सरफेस में से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। और ये मालूम किया गया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ओनली इट कैन इंक्रीज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट कैन नॉट इंक्रीज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जस्ट इट कैन इंक्रीज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद जो है हमें ये जो इक्वेशन है दिस वाज गिवन बाय द आइंस्टाइन, और इसमें यह है कि
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम कैसे मालूम कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहा है, ठीक है। और ये जो लाइट इस पर फॉल हो रही है, इसकी एनर्जी है एच न्यू, ठीक है। एच इज़ द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। वो जैसे इस पर फॉल हो रही है इलेक्ट्रॉन पे, तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए खर्च होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं फाई। फाई इज़ द एनर्जी जो हमें कम से कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो एनर्जी हम माइनस करते हैं फोटॉन की एनर्जी में से, और जो हमें एनर्जी मिलती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई, ठीक है। यहाँ पे ये जो फाई है इट इज़ डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मटीरियल मेटल्स, तो मेटल्स के लिए ये डिफरेंट होती है। तो जो अच्छे कंडक्टर होते हैं उसके लिए कम चाहिए, क्योंकि जिस एनर्जी से बाउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन उसको हम फाई कहते हैं इन द मेटल। तो ये मेटल का जो वर्क, इसे वर्क फंक्शन भी कहते हैं हम, ठीक है। उसके बाद जो है हम जो है जो ये यहाँ पे ये ग्राफ बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्राफ में ये है कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप है। तो कम से कम जो फ्रीक्वेंसी चाहिए उसे कहते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे ज़्यादा आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ बढ़ाएंगे तो जितनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो है फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो आपका करंट इंक्रीज़ नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ़ फोटॉन्स इज़ कांस्टेंट, लेकिन फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो उनका नंबर कांस्टेंट होगा, तो करंट विल नॉट इंक्रीज़, करंट विल रिमेन सेम। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन सेम, तो करंट विल रिमेन सेम। और उसके बाद है ये जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फ्रीक्वेंसी जो लाइट की है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, और अगर आप जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो करंट विल आल्सो इंक्रीज़। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट एंड इंटेंसिटी, ठीक है। उसके बाद है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है कि आपकी वो रिवर्स पोटेंशियल जिस पे आपका करंट ज़ीरो हो जाए, ठीक है। हम स्टॉपिंग पोटेंशियल वो रिवर्स पोटेंशियल हम देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को हम नेगेटिव से कैथोड से कनेक्ट करते हैं और एनोड को हम नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, और इसमें जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वो बराबर हो जाती है ई न्यू स्टॉप वी स्टॉप। तो ये जो पोटेंशियल है दिस इज़ अ स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज़ गिवन टू द कैथोड रे ट्यूब टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स।